क्लास 1 से 2 मिनट में ना लेट हो गई है बेटा। हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर भी? बच्चों क्लास लाइव हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे एक बार फटाक से बता दो। यस मैम ठीक है। ओके, साउंड कम आ रही है? ऑल क्लियर? सब तो क्लियर बोल रहे हैं, एक दो बच्चा क्यों बोल रहे हैं मैम साउंड कम आ रही है, साउंड कम आ रही है? हाँ जी, ऑल क्लियर? ठीक है, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, सब ठीक है तो। बच्चों लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर, मानव में पोषण किस प्रकार से होता है। और ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने पढ़ा था कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमें वो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं, वो पोषक तत्व पढ़ने हैं जो हमारी बॉडी में हम एनर्जी के लिए खाते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था कि 3 हमें मेजर एनर्जी कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। कौन-कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। हमने लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स शर्कराएं शुरू करी थी। आवाज में कुछ गड़बड़ है तो देख रहे हो टेक्निकल टीम वाले, कुछ प्रॉब्लम है तो। एक मिनट, आपकी साउंड ठीक कर दे रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ है तो। तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स तत्वों से मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड यूनिट के आधार पर, कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेसिक यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम सैकराइड कहते हैं। और इसी सैकराइड यूनिट के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो मोनोसैकराइड्स होती हैं वो बेटा कौन-कौन सी होती हैं, ग्लूकोज पढ़ा था हमने, फ्रक्टोज पढ़ा था। सब तो सही है, कुछ बच्चे कह रहे सही है, कुछ कह रहे आवाज कम आ रही है। हाँ जी, प्रॉब्लम है क्या? बताना जरा। मैम आवाज कम आ रही है, साउंड में प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं क्लास चल सकती है क्योंकि सिस्टम सारा अपडेट ऑब्वियसली सेटिंग हुई है, सब सही करना है। इतनी तो होगी कि क्लास चल जाए। हाँ, इतनी तो होगी कि क्लास चल जाए, जल्दी बताओ। मैम स्किन के सेल्स मरते हैं क्या? बिल्कुल मरते हैं, हमारी बॉडी में एक दिन में हजारों लाखों सेल्स मरती भी हैं और वापस भी बनती हैं। अच्छा ठीक है, आपके एक ईयरफोन में आवाज आ रही होगी। ओके ओके ओके, आज स्पीकर पे सुन लो यार, क्या हो जाएगा, है ना? स्पीकर पे सुन लो आज थोड़ी सी सेटिंग मैटिंग सब सही करनी है, क्लास तो चल जाएगी, इतनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब कुछ सही है, साउंड थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, बार-बार कमेंट करके डिस्ट्रैक्ट मत करो, थोड़ा बहुत साउंड कम है तो आज की क्लास के बाद मैं सारी सेटिंग करवाऊंगी, इससे सब ठीक हो जाएगा, एडजस्ट कर लो। बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा मोनोसैकराइड्स कौन-कौन सी होती है, 5 मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल लिखवाए थे। अब मुझे फटाक से बता दो ब्लड शुगर किसको कहते हैं? हमारे खून में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा कौन सी होती है? कौन सी शुगर को हम ब्लड शुगर कहते हैं? ये फटाक से बताओ, आप लोगों का क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। रक्त वाली शर्करा, खून वाली शर्करा हम किसको कहते हैं? ये मुझे बताओ फटाक से। ब्लड वाली शर्करा हम किसको कहते हैं बेटा? हम कहते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज हमारे खून में होती है और जब हमारे खून में इसी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरग्लाइसेमिया, आगे चलकर हम इसको डायबिटीज कह देते हैं कि फलाना इंसान को डायबिटीज हो गया है ना? यही तो हमने लास्ट में पढ़ा था। अब हम दूसरी कार्बोहाइड्रेट आज पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड। बच्चों आपको याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी होती हैं जिसमें एक से अधिक सैकेराइड यूनिट हो। अब एक से ज्यादा कितना होता है? 2 होता है और 10 से कम हो, 10 से कम कितना होता है? 9। यानी कि ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 2 से 9 सैकेराइड यूनिट्स हो। कितनी हो बेटा? 2 से लेकर 9 सैकेराइड यूनिट्स होती है, उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। यही पढ़ा था? 2 से 9 के बीच में अगर सैकेराइड इकाइयां होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। अब ये बताओ अगर 2 होंगी तो उसे हम क्या कह देंगे? डाइसैकेराइड कह देंगे। कह देंगे? हाँ जी मैम। अगर 2 होती है हम क्या कह देते हैं? डाइसैकेराइड कह देते हैं। 3 होते हैं ट्राई कह देते हैं, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों सुनिए जरा ध्यान से। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ये हम एक दिन में सबसे ज्यादा डेली लाइफ में हम यही खाते हैं बेटा। डेली लाइफ में हम डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए जब भी बुक्स वाले लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन तो वो लिख देते हैं मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। लेकिन आपको याद रखना है मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड होता है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं है। अब तो सारे बच्चे कमेंट करने लगे हैं, वॉइस नहीं है। आपको बिल्कुल आवाज चली गई है क्या बच्चों? बहुत गुस्सा आता है जब इतना अच्छे से कोई इंसान बेटा आवाज में क्या प्रॉब्लम है? देखना बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों को सही जा रही है आवाज, कुछ को नहीं जा रही है, कुछ कह रहे हैं ऑल क्लियर। नहीं वो एक हेडफोन में आवाज आ रही है, कुछ सेटिंग होती है ऑब्वियसली ना। हाँ वो करना एक बार। हाँ एक मिनट करना, फिर मैं बताऊं। अब दोनों जाएगी, ठीक है। हाँ जी बच्चों अब हो गई ठीक आवाज? हे भगवान मेरी क्लासेस को थोड़ा सही से करवाने की कोशिश करो बच्चों। आप बताओ जल्दी फटाक से, अब आवाज सही है? अब सही है ना? अब सही है, ओके ठीक है। वो मैंने कहा ना इतनी सेटिंग मुझे नहीं आती है बेटा, ये ऑब्वियसली करने के लिए आ गई मैम। डन? अब आ गई होगी ना? अब ठीक आ रही है। वो एक सेटिंग होती है उसमें एक माइक्रोफोन में आवाज आती है, एक में नहीं आती। ठीक है चलो अब मैं बिल्कुल वॉइस से एकदम वॉइस से ठीक है चलो अब आ रही है। चलिए तो हम डेली लाइफ में जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो कौन से खाते हैं? वो डाइसैकेराइड खाते हैं। तो एग्जाम में जब भी पूछता है तो वो डाइसैकेराइड से क्वेश्चन पूछता है। अब जो आप इसमें डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर कितनी सैकेराइड यूनिट हो? 2 सैकेराइड यूनिट हो। या हम लिख सकते हैं ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी शर्कराएं जिनके अंदर 2 मोनोसैकेराइड जुड़ी हुई हो। जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो एक डाई बनाती है। अगर 3 जुड़ जाएंगी तो ट्राइसैकेराइड हो जाएगा, अगर 4 जुड़ जाएंगी तो टेट्रासैकेराइड हो जाएगा, 5 होंगी तो पेंटासैकेराइड हो जाएगा, 6 होंगी तो हेक्सा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करनी है? हम जो डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट शुगर ऐसी शर्कराएं काम में लेते हैं जिसमें 2 मोनोसैकेराइड होती है तो हम डाइसैकेराइड ही पढ़ेंगे। ठीक है लिखिए जरा कौन-कौन सी। नंबर 1 पे आता है बच्चा आपका जो पहला है उसको बोलते हैं सुक्रोज, है ना? कौन सा? सुक्रोज। लिखिए सुक्रोज। एक नंबर पे लिखो सुक्रोज। सुक्रोज कितनी कार्बोहाइड्रेट होती है? अगर आपसे पूछे तो सुक्रोज होती है बच्चा आपकी डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है अब ये सुक्रोज किसमें होता है वो आपको जानना है। सुक्रोज होता है बेटा चीनी में। आप जितनी भी चीनी खाते हो उस चीनी में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो सुक्रोज होती है। इसीलिए सुक्रोज का दूसरा नाम होता है टेबल शुगर। इसको बोलते हैं टेबल शुगर, टेबल पे सर्व होने वाली। हमारे घरों में जो टेबल पे हम खाते हैं सबसे ज्यादा चीनी वो कौन सी होती है? वो सुक्रोज होती है। और कहां-कहां होती है? यही पाया जाता है गुड़ में, जैगरी में। जैगरी का मतलब होता है गुड़। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो गुड़ में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? सुक्रोज होती है। अगर आप खा रहे हैं हनी, हनी का मतलब होता है शहद। शहद में भी कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? यही सुक्रोज होती है। अब मैंने कहा सुक्रोज कैसी कार्बोहाइड्रेट है? डाइसैकेराइड। तो डाई का मतलब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाती है? एक डाइसैकेराइड सुक्रोज बनाती है। इसका नाम क्या है? देखो अगर आपसे पूछे चीनी में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? सुक्रोज का क्या नाम? अगर आपसे पूछे टेबल शुगर, टेबल पे सर्व होने वाली कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? आप सुक्रोज का क्या नाम? ऐसे हमारे घरों में जो नमक आता है ना
उसको टेबल सोल्ट बोलते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है। नमक तो बहुत सारे होते हैं, मोर सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट है ना, लेकिन हम जो खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड खाते हैं, इसलिए उसका नाम टेबल सॉल्ट है। अब चीनी भी बहुत सारे टाइप की होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज ना सारी, लेकिन हमारे घर में खाते हैं कौन सी खाते हैं, सुक्रोज खाते हैं। अगर आपसे गुड़ वाली शहद को शर्करा कौन सी है तब भी आप आंसर कर पाएंगे। शहद में जो होती है वो भी कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। अब सुक्रोज कैसे बनता है वो सुनो बच्चों, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, एक ग्लूकोज हिंदी में सेम है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया, तो दो मोनो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होती है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है, तो दो मोनोसैकेराइड जुड़ी तो एक डाइसैकेराइड बना, और कौन सा बना, सुक्रोज बना। कौन सा बना बच्चा, सुक्रोज बना। तो आप एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, सुनो सुक्रोज के अंदर कौन कौन सी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है, तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था फ्रक्टोज सबसे ज्यादा किसमें होता है, गन्ने में, शुगर केन में। तो चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। तो देखो बेटा गन्ने में फ्रक्टोज था और उसी गन्ने से चीनी बन गई तो सुक्रोज बन गया। अब या तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा आपसे, क्या क्या पूछेगा कि ग्लूकोज और आपसे पूछेगा कि सुक्रोज के अंदर कौन कौन सी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। या एग्जामिनर पूछेगा जब सुक्रोज टूटता है तो आपको क्या क्या मिलता है, जब सुक्रोज टूटता है तो एक मॉलिक्यूल, एक अणु फ्रक्टोज का मिलता है और एक ग्लूकोज का मिलता है। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, आपको दोनों तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा डाइसैकेराइड का एग्जांपल बता रही हूं मैं, वो होता है बच्चों माल्टोज। माल्टोज हिंदी में सेम नाम है माल्टोज। मैम ये माल्टोज किसमें होता है, माल्टोज फेमस है माल्ट शुगर के नाम से। और बच्चा माल्ट का मतलब यहाँ पे बीज होता है, ये बीजों वाली शर्करा है। आप जितने भी बीज खाते हो ना उन सारे बीजों में सबसे ज्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है, माल्टोज। इसी के साथ आपको बता दूं जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स का मतलब होता है सूखे मेवा, जैसे काजू खाते होंगे, बादाम खाते होंगे, पिस्ता खाते होंगे, इनमें सबसे ज्यादा माल्टोज होती है। इसीलिए इसी माल्टोज का एक नाम और भी पड़ता है बेटा, इसको बोलते हैं आलमंड शुगर, बादाम वाली शर्करा। बादाम में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, वो होती है आपकी माल्टोज। माल्टोज अब आपको हम बीज के लिए क्या खाते हैं, अरे बीज के लिए आप गेहूं, गेहूं का बीज तो है जिसको आप खेत में धान के लिए बोते हो, अनाज के लिए बोते हो, वो सारे बीज है ना, मूंगफली के बीज में होता है, काजू में होता है, बादाम में होता है, पिस्ता में होता है, इन सब में माल्टोज होती है। अब माल्टोज कैसी कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड है, तो ये भी दो मोनोसैकेराइड से बनी होगी। जी हां, तो बच्चों जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का अणु दूसरी ग्लूकोज का अणु, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो बेटा क्या बनाते हैं, एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कौन सी होती है, वो माल्टोज होती है। मैं क्वेश्चन बताइए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, एग्जाम में आज बीज में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, आपका क्या नाम, वो माल्टोज होती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक माल्टोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो आपको क्या मिलता है, आपको बताना है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये होगी माल्टोज, दूसरी डाइसैकेराइड का एग्जांपल। तीसरा लिखो, तीसरा डाइसैकेराइड जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, दैनिक जीवन में खाते हैं, वो होता है बच्चा लैक्टोज। लैक्टोज, और लैक्टोज फेमस है किस नाम से, मिल्क शुगर से। ये सबसे ज्यादा दूध में और दूध से बने हुए उत्पादों में पाई जाती है, इसीलिए फेमस है दूध शर्करा के नाम से। अगर आपसे एग्जाम में पूछे दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, लैक्टोज का क्या नाम, प्रोटीन की बात नहीं करें, प्रोटीन थोड़ी पता है आपको, दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी ये जो फार्मूला में खाते हैं बच्चों, पास बाहर से वाला सूखा पाउडर वाला दूध देते हैं, ये लैक्टोज ऐसे ब्रांड के ऐसे नाम से आते हैं। ठीक है, सुनिए लैक्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज बनता है जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ता है, एक गैलेक्टोज के साथ जुड़ता है, तब जाकर बच्चों आपको एक लैक्टोज मिलता है। अब मुझे ये बताओ आप कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड, तो दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ी तो एक डाइसैकेराइड बन गया। तो इन दोनों के जुड़ने से एक लैक्टोज यानी कि ग्लूकोज, और जब गैलेक्टोज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। तो लैक्टोज जब टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक गैलेक्टोज का अणु और एक ग्लूकोज का अणु, यही मिलेगा। जी हां, अब मैं एग्जाम के क्वेश्चन समझो, प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे बताना चाह रही हूं। आपसे एग्जाम में पूछे शहद में कौन सी शर्करा होती है, बादाम में कौन सी होती है, दूध में कौन सी होती है, बीजों में कौन सी होती है, चीनी में कौन सी शर्करा ज्यादा होती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा सुक्रोज कब बनता है, तो आपको बताना है जब एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज के साथ जुड़ता है तो एक सुक्रोज बनता है। सुक्रोज कैसी कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड जुड़कर आपस में एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा जब एक माल्टोज बनता है तो उसके लिए कौन कौन से दो अणु चाहिए, तो आपको बताना है एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज, दो ग्लूकोज आपस में जुड़े, आपस में जुड़े तो एक माल्टोज मिला। आपसे पूछे कि जो लैक्टोज होता है जो दूध में पाया जाता है वो कैसे बनता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो ये लैक्टोज बनता है। ये तीनों डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती हैं। और सुनिए जरा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों का फार्मूला एक ही होता है बेटा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये तीनों के फार्मूले हैं बेटा। ये आपसे पूछे सुक्रोज का फार्मूला क्या है, लैक्टोज का फार्मूला क्या है, माल्टोज का फार्मूला क्या है, आप क्या करते हो, C12H22O11। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में एक शब्द बताया था आइसोमर, मैंने कहा था आइसोमर्स को हिंदी में समावी कहते हैं। और ये क्या होते हैं आइसोमर्स, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनका फार्मूला सेम है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना डिफरेंट होती है, उनको आइसोमर्स कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा सुक्रोज का आइसोमर क्या होता है तो आपको क्या याद करना पड़ेगा ऑप्शन में, या तो माल्टोज होगा या लैक्टोज होगा। अगर आपसे पूछे लैक्टोज का आइसोमर कौन है तो इन दोनों में से ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तीनों का फार्मूला एक ही होता है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। और आज आप याद कर लो, आज आप क्या याद करोगे बेटा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन तीनों का फार्मूला एक जैसा होता है। इसलिए ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं बेटा। ठीक है, ये एक दूसरे के समावेय होते हैं। और समावेय का मतलब क्या होता है, जिनके फार्मूले सेम है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। शुगर, शुगर क्या होती है बेटा, शुगर तुम्हें सारी, शुगर तो सागर जी कहां थे आपके दिन से, लिख लोगे डाइसैकेराइड के एग्जांपल। पांच हमने मोनोसैकेराइड पढ़ाया, तीन हमने डाइसैकेराइड पढ़ाया। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होती हैं, लिखिए अगली, पॉलीसैकेराइड्स नाम से क्लियर है, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सैकेराइड यूनिट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब कितनी से कितनी ज्यादा होनी चाहिए वो सुनो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 या 10 से अधिक अनंत तक सैकेराइड यूनिट हो। 10 से कितनी हो सकती है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 करोड़ 20 करोड़ कितना भी हो सकता है, अनंत तक, इनफिनिटी तक। इसीलिए हम इनका n लगा देते हैं फार्मूले में, n इज इक्वल टू 10 या 10 से अनंत तक कितना ही हो सकता है n बेटा। यहाँ पे n कोई फिक्स नहीं है। आगे बस समझ में, ये मतलब कार्बोहाइड्रेट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इनकी स्ट्रक्चर जटिल होती है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि बेटा इनके अंदर सैकेराइड यूनिट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो जितनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी वो स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। अब जो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल बहुत ध्यान से आपको समझने हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स ना दो तरीके से पाई जाती हैं, या तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे स्टोरेज की फॉर्म में, और स्टोरेज का मतलब होता है बेटा भंडारण। हमारे घरों में हम कोई चीज 1 किलो चाय पत्ती ले आए है ना हमारी मम्मी, और डिब्बे के अंदर निकालती है 100 ग्राम, बाकी के स्टोर रूम में रख देती है, स्टोर कर देती है। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा स्टोरेज की फॉर्म में मिलते हैं, आपको भंडारण के रूप में पाई जाती है। या ये कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर को बना रही होंगी, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म में पाई जाती है। स्ट्रक्चर फॉर्म का मतलब होता है बच्चा संरचना बना रही होंगी, कोई ना कोई संरचना बना रही होंगी। संरचना बनाने वाली कार्बोहाइड्रेट्स इनको ही कहते हैं बेटा, संरचना बनाने वाली शर्करा यही होती है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रकार है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट टाइप है जो या तो स्टोरेज फॉर्म में मिलता है हमेशा, या फिर वो हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है, यानी कि किसी चीज को बना रहा होता है। अभी एग्जांपल दूंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेटा होमोपॉलीसैकेराइड, हाइड्रोपॉलीसैकेराइड क्या होती है बाद में बात करेंगे, पहले सुनो। ठीक है, सुनो स्टोरेज फॉर्म में कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पे आता है स्टार्च, एक नंबर पे आता है स्टार्च। जी हां, स्टार्च आपसे एग्जामिनर पूछे किस कार्बोहाइड्रेट है, क्या क्या होगी, पॉलीसैकेराइड। अब स्टार्च कब बनता है, जब मोनोसैकेराइड की बहुत सारी इकाई आपस में जुड़ जाती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो कौन सा है, स्टार्च। अब सुनो स्टार्च बनता कैसे है, जब अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड होती है, हां जी मैम, इसकी n यूनिट, n का मतलब कितनी हो सकती है, लेकिन होगी किसके बीच में, इसके बीच में। अब इससे इसके बीच में जितना भी नंबर है वो n है यहाँ पे। अल्फा ग्लूकोज की जब n
में जुड़ जाती है तो वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्टार्च कहते हैं। तो अगर मैं आपसे थका हुआ प्रश्न पूछूं स्टार्च किससे बना है तो आपका आंसर क्या होगा? स्टार्च ग्लूकोज से बना है। कौन सा ग्लूकोज? दो टाइप का ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। आपको यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज के बारे में आता है। तो जब स्टार्च टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? बहुत सारा ग्लूकोज मिलेगा। अब मुझे समझो, बहुत सारी बूंदी आप बनाते हो और बूंदी को एक साथ जोड़ के आप लड्डू बना देते हो। तो जब लड्डू टूटेगा तो आपको क्या मिलेगी? बूंदी मिलेगी। ठीक है, बहुत सारा ग्लूकोज आपने जोड़ लिया और एक बड़ा सा लड्डू बना दिया, उसे क्या बोलेंगे? स्टार्च। तो जब स्टार्च टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज ही ग्लूकोज मिलेगा। तो ग्लूकोज की एन यूनिट आपस में जुड़ती है तो आपको एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मिलता है। मैंने क्यों लिखा है ऊपर ये स्टोरेज फॉर्म में है, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। आप पता है कहां पे स्टोर होता है? तो लिखिए इट इज स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट्स। इट इज स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट्स। हिंदी में लिखो, यह पेड़ पौधों का भंडारित भोजन होता है। पेड़ पौधों का क्या है? भंडारित भोजन है। ये स्टोरेज फॉर्म में पाया जाता है। किसमें? प्लांट में पाया जाता है। और पता है कहां पाया जाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पेड़ पौधों के अंदर उसका स्टोरेज फूड किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। उसमें कहां पाया जाता है? उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में पाया जाता है। अरे मैम हमने तो कभी सुना नहीं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, थोड़ा समझाओ। आप सभी छोटी क्लास में पढ़ा है, पेड़ पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं? अपना खाना। और खाने का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। अरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। और ग्लूकोज कहां बनता है? पेड़ पौधे के ऊपर जो पत्ते होते हैं, ऐसे प्लांट के ऊपर बहुत सारे ऐसे पेड़ के पत्ते आप सोच लो, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, ऐसे यहाँ ग्लूकोज बना, यहाँ ग्लूकोज बना, है ना, यहाँ पे ग्लूकोज बना, यहाँ पे ग्लूकोज बना, बहुत सारा ग्लूकोज बन गया। अब प्लांट सोचिए बहुत सारा ग्लूकोज है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ? स्टोर कर लेता हूँ। कभी इमरजेंसी कंडीशन में इस ग्लूकोज को खाने के रूप में खाऊंगा, काम चला लूंगा। सर्दियों के अंदर बहुत दिनों तक सनलाइट नहीं आती, फिर भी पेड़ पौधे मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? अपने स्टोरेज फूड से काम ले लेते हैं। तो ये बहुत सारा ग्लूकोज, मान लो यहाँ ग्लूकोज बना, यहाँ ग्लूकोज बना, यहाँ ग्लूकोज बना, यहाँ ग्लूकोज बना, तो ये सारा ग्लूकोज फ्लोएम से होता हुआ नीचे आता है। पेड़ पौधों के नीचे होती है रूट्स, ये जड़ें होती हैं। तो यहाँ से ग्लूकोज आया बहुत सारा, तो यहाँ आता है ना जड़ों में, तो ये ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और आपस में जुड़कर क्या बना देती है? स्टार्च बना देती है। तो ये स्टार्च स्टोर हो गया प्लांट के अंदर। अब अगर कभी भी प्लांट्स को इमरजेंसी कंडीशन में ग्लूकोज चाहिए, खाना चाहिए, तो प्लांट्स कहेंगे जड़ों को, तुम्हारे पास स्टार्च है ना? हाँ जी। तो स्टार्च को तोड़ेंगे और तोड़ने से ग्लूकोज मिलेगा, उस ग्लूकोज से अपना खाना खाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ग्लूकोज बनाते हैं। और जब बहुत सारा ग्लूकोज बन जाता है पेड़ पौधों के तत्वों में, लीफ में, तो वो सारा ग्लूकोज आपस में जुड़कर जब पेड़ की जड़ों में आता है तो वो स्टार्च बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं पेड़ पौधों का भंडारित भोजन किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और कहां पे होता है स्टार्च? पेड़ पौधों की जड़ों में होता है। तो स्टार्च से बनने वाले दो क्वेश्चन। और स्टार्च किस टाइप की कार्बोहाइड्रेट है? एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछो मैम हम स्टार्च खाते हैं? जी बिल्कुल खाते हैं स्टार्च। आप स्टार्च के लिए क्या खाते हो? क्या खाते हो? आप सब्जियां खाते हो, आप फल फ्रूट खाते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। आप मक्का खाते हो, मक्के में, कॉर्न में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। इसके अलावा जितनी भी आप क्या खाते हो, अनाज खाते हो, उन अनाजों में सब में स्टार्च होता है बहुत ज्यादा। जैसे गेहूं में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, बाजरे में स्टार्च होता है ना। सबसे स्टार्च पाया जाता है आलू और मक्के में पाया जाता है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आलू में सबसे ज्यादा कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? स्टार्च होती है, याद रखिए। ठीक है, यही से एक क्वेश्चन स्टार्च से और बनता है। बच्चों आप कभी बीमार हुए हैं तो डॉक्टर ने आपको कैप्सूल दिया होगा, दिया कैप्सूल। कैप्सूल होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट कलर का, उसके अंदर लाल कलर की छोटी-छोटी गोलियां होंगी, हरे कलर की होंगी। देखो एक होती है दवाई, टैबलेट, टैबलेट कैप्सूल दिया कभी? हां मैम, एक कैप्सूल खाने को दिया होगा, उसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग कलर की बहुत सारी छोटी-छोटी गोलियां होंगी। ये जो कैप्सूल के बाहर जो ट्रांसपेरेंट कलर का क्या बनता है? जो मेम्ब्रेन होती है ना, तो कैप्सूल की मेम्ब्रेन भी स्टार्च की बनी होती है। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि जो हम कैप्सूल खाते हैं उसके बाहर जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? वो स्टार्च की बनी होती है। और स्टार्च क्या होती है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। तो जैसे आपने कैप्सूल खाया तो हमारी लार में एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम स्टार्च को तोड़ देता है। किसमें? माल्टोज में। फिर इस माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में पेट से जाने से पहले पिघल जाती है। पेट में जाने से पहले वो पिघल जाती है। तो मेरे क्वेश्चन के आंसर करो एक साथ सारे लोग मिलके। अगर एग्जाम में पूछे स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है, अगर एग्जाम में पूछे स्टार्च किससे बना हुआ है, पेड़ पौधों का संचित भोजन, भंडारित भोजन, संग्रहित भोजन किसके रूप में पाया जाता है? कब होता है? स्टार्च सबसे ज्यादा किसमें होता है? आलू में, मक्के में, अनाजों में स्टार्च ज्यादा होता है। या मैं आपको बताऊं, जो सब्जियां हमें जड़ों से मिलती हैं, जो धरती के नीचे होती है, जैसे आलू धरती के नीचे होते होंगे, जड़ों में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उन सब्जियों में ज्यादा, जैसे चुकंदर में बहुत स्टार्च होता है ना, चुकंदर धरती के नीचे होता है, राइट। और आपसे पूछे कैप्सूल के बाहर की मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, तो कैप्सूल के बाहर की मेम्ब्रेन स्टार्च की बनी होती है, वो पिघल जाती है, उसका डाइजेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो आपको खा लेना चाहिए कैप्सूल लगा बीमार है तो। ठीक है, चलिए आगे। जी मैम, ये पहला एग्जांपल स्टार्च का। अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूं जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के फॉर्म में पाई जाती है। उसका दूसरा एग्जांपल क्या है, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। दूसरा एग्जांपल है बेटा यहाँ पे ग्लाइकोजन। नंबर 2 जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है वो है ग्लाइकोजन। सेम नाम हिंदी में है ग्लाइकोजन। अगर आपसे पूछे ग्लाइकोजन कैसी कार्बोहाइड्रेट होती है, तो क्या करके आओगे? ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स का मतलब कौन सी? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है। इसका मतलब ग्लाइकोजन भी किससे बना होगा? बहुत सारी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के आपस में जुड़ने से ग्लाइकोजन बना होगा। जी हां, जब अल्फा ग्लूकोज की ही एन इकाई आपस में जुड़ती है तो वहां से क्या बनता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कौन सा? ग्लाइकोजन बनता है। अब आपको मैं बता दूं, ये ग्लाइकोजन भी हमेशा स्टोरेज फॉर्म में होता है। और ये हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जो रिजर्व फूड होता है, जो स्टोरेज फूड होता है, स्टोरेज का मतलब है जो रिजर्व है, जिसे बाद में कभी एनर्जी लेनी है, जो स्टोरेज फूड है, जो संग्रहित भोजन है, वो कौन सा होता है? वो ग्लाइकोजन होता है। और बताइए कहां होता है? तो ये हमारे लीवर में होता है बेटा। लीवर जिसको आप हिंदी में यकृत या जिगर कहते हैं। तो जैसे प्लांट्स के अंदर स्टार्च स्टोरेज फॉर्म में होता है, ठीक ऐसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में पाया जाता है। मैम ये ग्लाइकोजन कहां से आया? सुनिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए, आप जो भी खाना खाते हैं, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कुछ भी खाया आपने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये अल्टीमेटली जाके हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज में बदल जाती है। और जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ता है, एन इकाई आपस में जुड़ती है, तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाती है जिसका नाम ग्लाइकोजन होता है। और ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाती है हमारे यकृत के पास। इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स या जानवरों का या मनुष्य के शरीर में उसका भंडारित भोजन किसके रूप में होता है, आंसर क्या करके आओगे? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कौन से ऑर्गन में होता है, कौन से अंग में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो आंसर क्या करके आओगे? हमारे यकृत में, हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन कैसी कार्बोहाइड्रेट है? अरे बताओ जरा, ग्लाइकोजन कैसी कार्बोहाइड्रेट है? फटाक से आंसर दो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कौन सी? पॉलीसैकेराइड। तीसरी सुनो, तीसरा जो मैं एग्जांपल लिख रही हूं यहां पे लिख रही हूं, ठीक है। नंबर 3 पे एग्जांपल आएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी आपकी पॉलीसैकेराइड का इन्युलिन। इन्युलिन, इंसुलिन मत कर देना। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। तीसरा कौन सा होता है? इन्युलिन। ये पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। इन्युलिन, इन्युलिन, इन्युलिन क्या होता है? इन्युलिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और ये इन्युलिन कहां पाया जाता है बेटा? एक प्लांट होता है डहेलिया। डहेलिया, डहेलिया प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। लिख दीजिए हिंदी में, डहेलिया पौधे की जड़ों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। एक और लिख दो, ये जो मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी ना, ये सारी चीजें आगे आएंगे बेटा। एक और लिखो, राइजोप्स। एक और लिखो, राइजोप्स। अब ये क्या होते हैं राइजोप्स? क्या होता है? डहेलिया। अभी बस लिख के छोड़ दो। राइजोप्स प्लांट और डहेलिया प्लांट की जड़ों के अंदर, इन दोनों पौधों की जो रूट्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं ना, इनके पास क्या होता है? इनके पास इनका स्टोर फूड होता है। वो कौन सा? वो इन्युलिन होता है। अच्छा आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा इन्युलिन कैसी कार्बोहाइड्रेट है? इन्युलिन किससे बना है? कौन से प्लांट में होते हैं? दो ऑप्शन होंगे, या तो राइजोप्स होगा या डहेलिया होगा। ठीक है, या तो राइजोप्स होगा या डहेलिया होगा। ठीक है, अब सुनो, इन्युलिन बना कैसे है? जो फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की जब एन यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो वो इन्युलिन बनाती है। अब फ्रक्टोज कैसे कार्बोहाइड्रेट है? फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और मैंने कहा बहुत सारी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी
में से स्टार्च और ग्लाइकोजन बन रहा था, वैसे ही फ्रक्टोज की n इकाई आपस में जुड़ती है तो ये क्या बनाती है, ये इन्युलिन नाम का कार्बोहाइड्रेट बनाती है। इंसुलिन मत सोचना, इन्युलिन। तो इन्युलिन क्या होता है, किससे बनता है, कहां होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट होती है, क्या आपको तीनों सब समझ में आए? अगर तीनों समझ में आए तो फटाफट से बताइए, क्लास नहीं चल रही है, मेरे सामने यहाँ पे टैग खुला हुआ है, ठीक है। चौथा सुनो, नंबर 4 पे आता है डेक्स्ट्रोन। नंबर 4 पे आता है डेक्स्ट्रोन, सेम नाम हिंदी में लिखो, डेक्स्ट्रोन। आपसे पूछे डेक्स्ट्रोन क्या है, एक शर्करा, एक कार्बोहाइड्रेट। कौन सी कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये किसमें पाई जाती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ईस्ट में पाई जाती है बेटा। ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं खमीर। खमीर आपने सुना है, ब्रेड बनाने में ईस्ट काम आता है, अल्कोहल शराब बनाने में ईस्ट काम में आता है। ईस्ट ईस्ट क्या होता है, एक फंगस होता है बेटा, एक फंगी होता है, कवक होता है, लिख दीजिए, ठीक है। तो कवकों के अंदर पाई जाती है क्या, डेक्स्ट्रोन। और बैक्टीरियाज के अंदर पाई जाती है डेक्स्ट्रोन। बैक्टीरियाज हिंदी में लिखोगे जीवाणुओं और कवकों में, जैसे कौन सा कवक, जैसे ईस्ट, खमीर, इनके अंदर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम, आप बोलोगे डेक्स्ट्रोन कहते हैं, और ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कहां, ये स्टोरेज फॉर्म में होती है बेटा, ये मैंने ऊपर लिखवाया है, मैं स्टोरेज वाला एग्जांपल लिखवा, स्टोरेज फॉर्म में होगी। आपसे एग्जाम के क्वेश्चन मैं साथ साथ में क्वेश्चन करवाती जाती हूं, अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको। सुनिए, आपसे पूछे पेड़ पौधों का स्टोरेज फॉर्म, फूड किसके फॉर्म में, किससे बना हुआ है, ह्यूमन बॉडी का। ये क्वेश्चन कितनी बार आता है एग्जाम में, पीवाई क्यों लगाते हो, उन्हें मिलेगा आपको ये बार-बार घूमता। तीसरा क्वेश्चन, इन्युलिन कैसा कार्बोहाइड्रेट है, और जो खमीर होते हैं जिसको हम फंगस में ही खमीर आते हैं, ठीक है। आजकल तो जलेबी भी बनती है खमीर से, हां भाई डालते हैं आजकल, ठीक है। ज्यादा नहीं खानी चाहिए, प्रिजर्वेटिव ज्यादा नहीं खाने से नुकसान पहुंचाते हैं, लीवर को खराब करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर डेक्स्ट्रोन पाया जाता है। तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट या तो मिलेंगे स्टोरेज फॉर्म में, स्टोरेज में चार एग्जांपल दिए, चारों के चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलती है बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्म में। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो सुनो, स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पे किसी ने किसी स्ट्रक्चर को बनानी होगी। अब देखिए जैसे कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट किसके स्ट्रक्चर को बनाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में मिलेंगे आपको, यानी कि संरचना बना रही होंगी, संरचना बनाने में। अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगी आपको, अरे मैम यही था क्या, हाँ अरे आपने पढ़ा पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनती है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो लिख दीजिए पहला एग्जांपल, जैसे सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और ये कहां पाया जाता है, पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जी हां, प्लांट्स की सेल होती है, प्लांट की सेल के बाहर सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है ऐसे, इसको सेल वॉल कहते हैं। इसका क्या नाम होता है, इसको सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका दीवार कहते हैं बेटा। ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं के बाहर सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर बना रही है ना। तो कौन सी स्ट्रक्चर, लिख दो, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। यह पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति को बनाता है या उसमें पाया जाता है, लिख दो, यह पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है या उसमें पाया जाता है। कैसे लिख दो, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति को बनाता है या कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कैसे भी लिख सकते हो आप। अभी कोशिका भित्ति क्या होता है, क्या काम होता है, पढ़ना है, ठीक है। कोशिका भित्ति को बनाता है, तो स्ट्रक्चर बना रहा था, बना दिया इसने, सेलुलोज ने बना दिया, किसको, प्लांट की सेल वॉल को बना दिया, ठीक है। एक दूसरा सुनो, दूसरा होता है काइटिन, CHITINE, इसको चाइटिन, इसको काइटिन प्रोनाउंस करते हैं। ये काइटिन कहां पाया जाता है, जो फंगस होते हैं, फंगस की सेल के बाहर भी सेल वॉल पाया जाता है। यस गॉड, तो फंगस की जो सेल वॉल होती है उसको कौन बनाता है, उसको काइटिन बनाता है। काइटिन क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो नेक्स्ट लिख दो, इट इज फाउंड, बेटा बताऊंगी आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, थोड़ा सा रुको, है ना। इट इज फाउंड इन फंगी सेल वॉल, हिंदी में लिखो, यह कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, यह कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगर किसी बच्चे का कोई भी तरीके का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा रुको बेटा, क्लास के बाद यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब बताएंगे आपको, ठीक है ना, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। नेक्स्ट लिखो, लिग्निन, लिग्निन हिंदी में सेम नाम है लिग्निन, बेटा ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाएगी। लिग्निन कहां पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स जो हमें लकड़ी देते हैं, जिनको हम वुडी प्लांट्स कहते हैं, जिससे छाल से हमें लकड़ी मिलती है, और उसी छाल के अंदर लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। तो लिखो, इट इज फाउंड इन वुडी प्लांट्स। तो सारे पेड़ हमें लकड़ी थोड़ी देते हैं, है ना। इट इज फाउंड इन वुडी प्लांट्स, यह काष्ठीय पादपों में पाया जाता है बेटा। काष्ठीय पादपों का मतलब जैसे लकड़ी मिलती है हमें, ठीक है। लिख दो, लकड़ी देने वाले पेड़ पौधों में पाया जाता है, लकड़ी देने वाले पादपों में पाया जाता है। ये लिग्निन ही लकड़ी को हार्ड बनाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, ठीक है। अब मुझे टोटल बताओ, मैंने कितनी आपको पॉलीसैकेराइड एग्जांपल्स करवा दिया, फटाफट बोलो। स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्युलिन, डेक्स्ट्रोन, डेक्स्ट्रॉन और सेलुलोज, काइटिन, लिग्निन, ये सारी कैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती हैं, इसलिए हम इनको पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लिख लोगे, जी मैम। तो ये हमारी तीन तरीके का क्लासिफिकेशन था कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। कौन सी कार्बोहाइड्रेट कहां होती है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। अब नोट डालकर मैं आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चंस बताती हूं। आइए नोट डाल के आपको मैं सारे के सारे वो क्वेश्चंस जो इस कार्बोहाइड्रेट से रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने आपको इतनी सारी कार्बोहाइड्रेट्स के नाम लिखवाए हैं, इनमें से एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जिसका डाइजेशन हम लोगों के शरीर में नहीं होता है। इनमें से एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो हम पचा ही नहीं पाते हैं। अच्छा, पचाता कौन है, एंजाइम्स। उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम नहीं हमारी बॉडी में, हम किसको नहीं पचा सकते, हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी शर्करा मनुष्य के शरीर के अंदर पचती नहीं है। नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है, नॉन डाइजेस्टेबल, लिख दीजिए, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट फॉर ह्यूमन बॉडी, फॉर ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, तो लिख दो, कौन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता हम लोगों में। हम लोगों में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। हम लोग कौन सी कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा सकते, सेलुलोज को। क्यों नहीं पचा सकते, क्योंकि उसको पचाने वाला एंजाइम नहीं है। आप स्टार्च खाओ, माल्टोज खाओ, ग्लूकोज खाओ, फ्रक्टोज खाओ, लैक्टोज खाओ, सब पचा जाओगे, क्या नहीं पचा पाओगे, सेलुलोज नहीं पचा पाओगे। तो लिख दो, हिंदी में लिख लोगे, मैं बोल देती हूँ हिंदी में लिखिए ना, सेलुलोज शर्करा का पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता क्योंकि इसको पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता। अब अगला सुनो, मैंने इतनी सारी कार्बोहाइड्रेट के नाम लिखवाए, एग्जाम में पूछता है इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है इस यूनिवर्स में, इस संसार में। ये सारी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट मैंने आर्टिफिशियल नहीं लिखवाई अभी तक, ये सब हमें मदर नेचर ने दिया बेटा, ये सारी हमें प्रकृति से मिले हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सी है, तो याद रखना, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन यूनिवर्स। संसार में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा सेलुलोज होती है। लिखिए, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इन यूनिवर्स, इन यूनिवर्स। ये कुछ फैक्ट्स हैं बेटा, आपको याद करने पड़ेंगे। आंसर होगा सेलुलोज, हिंदी में लिख दो। संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा सेलुलोज होती है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा, पाई जाने वाली शर्करा। आंसर लिखो आगे, सेलुलोज, सेलुलोज को हिंदी में सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। चलो आप सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको अभी तक जितनी भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई थी ना, ये सारी कौन सी होती है बेटा, ये सारी नेचुरल होती है। क्या मैम कोई आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट भी होती है, जी लिखिए, दो चार नाम लिखिए। अच्छा, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल सुगर लिख दूं या कार्बोहाइड्रेट लिख दूं, बात तो बराबर है ना।
अरे कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमनली शुगर कहते हैं, शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम शुगर होता है। तो लिखो कृत्रिम शर्करा। बेटा ऐसी शर्कराएं जिनको मनुष्य ने बनाया है, जिनको लैब में बनाया है, जो मैन मेड है, जो सिंथेटिक है, जिनको हमने बनाया लैब में, हमने मतलब मैंने नहीं बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। ठीक है, ठीक है, तो सुनिए जरा कौन कौन सी होती है। जैसे मैं एग्जांपल लिखवा रही हूँ, सैकरीन पहला एग्जांपल होता है। सैकरीन ये आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होती है, इस कार्बोहाइड्रेट को लैब में बनाया गया है। जैसे एस्पार्टीन, जैसे एस्पार्टीन, अभी पीछे आपने सुना होगा कि एस्पार्टीन किसके अंदर आ रहा था, कोका कोला के अंदर एस्पार्टीन। और यही कि एस्पार्टेम कार्सिनोजेनिक होता है, ये कैंसर कोज करता है। देखो बच्चों, कोका कोला की जो बोतल आती है ना 20 रुपए वाली, उसको बनाने के लिए अगर आप नेचुरल कार्बोहाइड्रेट यूज करोगे, 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, उसको बनाने में आपको कम से कम 30 से 40 चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचिए, अगर मेरी कंपनी है कोका कोला बनाने की, मैं 30 से 40 चम्मच चीनी डाल दूं, 30 40 चम्मच समझ रहे हो, तब जाके वो मीठा होता है। कोका कोला, कोका कोला में इतनी चीनी डाल दी है, ठीक है, इतना चीनी डाल दूं, फिर और भी इंग्रेडिएंट्स चलते हैं उसके अंदर, है ना, टेस्ट भी बदलता है, फिर मैं क्या मार्जिन कमाऊंगी, मतलब उसमें चली जाऊंगी, है ना। तो क्या होगा बेटा, तो सुनिए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इतनी सी गोली उठा के डाल देते हैं कोका कोला को मीठा करने के लिए। और वो इतनी सी गोली किसकी होती है, एस्पार्टिन की, सैकरीन की, या सुक्रालोज भी होती है, एक और सुक्रोज नहीं सुक्रालोज, ये सारी आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होती है। और आपको बता दूं ये सारी नुकसानदायक होती है, ये सब नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बीच में इस एस्पार्टिन के ऊपर बैन लगा दिया था WHO ने कि आप एस्पार्टिन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो एस्पार्टिन है ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर करने वाली सेल्स को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। तो ये कोका कोला, मरिंदा, ये सब पीते हो ना, इनके अंदर मीठा करने के लिए ये सब डलते हैं। मिठाइयों के अंदर आजकल तो जो हलवाई लोग होते हैं, वो चाशनी वाशनी पुराने जमाने में बनती थी बेटा, जब हम लोग शुद्ध खाते थे, प्योर खाते थे। आजकल तो वो चाशनी वाशनी थोड़ी बनाते हैं, चाशनी बनाने के लिए चीनी पुड़ने बोलते हैं 4 घंटे तक। तो क्या करते हैं, गोली आती है सुक्रोज डाल देते हैं उसके अंदर, मीठा हो जाता है ना। तो ये तीनों आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होती है। और याद रखिएगा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट कैंसर को बढ़ाती है, आपके शरीर के अंदर लीवर को खराब करती है, वही काम करती है। ठीक है, हाँ जी। अब आइए अगला बच्चों, आपने सुना होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो शुगर फ्री टैबलेट्स खाते हैं। हाँ जी, बताओ जरा फटाक से, जिन लोगों को डायबिटीज होता है आपने देखा वो अपने साथ एक शुगर फ्री का डिब्बा लेके चलते हैं, चाय फीकी बनाते हैं, एक डाल लेते हैं वो। सुनिए जरा, जो शुगर फ्री टैबलेट्स होती है ना, उसके अंदर शुगर होती है, शुगर होती है, लेकिन उस शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उसका चापचय नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ना ही तो एनर्जी देगा, ना ही वो ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो याद रखिएगा जो शुगर फ्री टैबलेट्स होती हैं, इनका इनका क्या नहीं होता है, इनका हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिस चीज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है उससे क्या नहीं बनती, उससे कभी भी एनर्जी नहीं बनती। तो जो शुगर फ्री दवाइयां आती हैं वो कभी भी एनर्जी नहीं दे सकती, और ना ही उनके अंदर कैलोरीज होती हैं, ना ही उनके अंदर कैलोरीज होती हैं, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो कैलोरीज आएंगी कहां से, कैलोरीज भी नहीं आएंगी, बस ये हल्का सा मीठापन का एहसास देंगी, तो चाहे उस इंसान को मीठी लगेगी, लेकिन उसके बॉडी में ग्लूकोज वगैरह नहीं बढ़ सकता है। इसलिए शुगर फ्री टैबलेट्स वो लोग खाते हैं जिनको डायबिटीज होता है, जिनको डायबिटीज होता है। हाँ, इनमें डेक्सट्रोज वगैरह यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात समझ जी हाँ। अब आओ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है अगला, ये आर्टिफिशियल शुगर के नाम याद रखना, कभी एग्जाम में आता है कौन सी इनमें से कार्बोहाइड्रेट जो नेचुरल नहीं है, नेचुरल तो आर्टिफिशियल दिया होगा कुछ ना कुछ, है ना। चलिए सुनिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताती हूं। बेटा आप जानते हैं मां अपने बच्चे को 6 महीने के दूध पिलाती है, स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। मां का जो दूध होता है ना उसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। मदर्स मिल्क, जो मां का दूध होता है उसको कहते क्या है, उसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे मां के दूध को नाम में क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, मां के दूध को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, और मां के दूध के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, तो मां के दूध के अंदर भी लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज सबसे ज्यादा होता है, और आप जानते हैं लैक्टोज गाय भैंस के दूध में भी होता है, जैसे गाय भैंस के दूध में लैक्टोज होता है वैसे मां के दूध में लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। मां के दूध में सब कुछ होता है, एक चीज को छोड़, गाय भैंस के दूध में नहीं होता है क्या, जैसे गाय भैंस के दूध में क्या नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है, बाकी दूध में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, दूध में लैक्टोज ज्यादा होता है, लैक्टोज शुगर होती है, केसिन प्रोटीन होता है दूध में, है ना। एंटीबॉडीज होती है मां के दूध में, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती है, आईजीएम आईजीई। भाई एक मां है वो 25 साल, मान लो उसने जब बच्चे को जन्म दिया 25 साल की थी या 30 साल की थी मान लो, ठीक है, तो 25 से 30 साल तक उसके शरीर के अंदर बीमारियां थी, बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनी, वही एंटीबॉडीज मां के दूध में होती है। इसलिए कहते हैं मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाएं, तो सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती है, आईजीएम आईजीई आईजीजी सब होती है मां के दूध में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं इस चैप्टर से। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होती है, खत्म होती है। एक दिन में कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए, तो सुनिए जरा, एक बच्चा पूछ रहा है एक दिन में आपको 350 से 400, देखो 350 से 400 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, मजदूर हैं, सामान ढोते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो बेटा यही कार्बोहाइड्रेट आपको 400 से 450 पर डे ग्राम में चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है और एनर्जी से आप काम करते हो। देखो अगर आप एक दिन में 2000 कैलोरीज ले रहे हो तो 2000 में से 350 से 350, 300 से 400, 300 350 तक चलेगा। अगर आप ऑफिस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, भाग दौड़ वाला ज्यादा काम नहीं कर रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा मजदूरी नहीं कर रहे हो, लेकिन जो लोग मजदूर लोग होते हैं, जो लोग लेबर क्लास होते हैं, उनको एक दिन में 400 से 450 कार्बोहाइड्रेट पर डे चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी होती है, तो एनर्जी से वो काम करेंगे, बिना एनर्जी काम ना करें। तो अगर आप आसान काम करते हो तो आप 300 कार्बोहाइड्रेट पर डे लेकर जिंदा रह सकते हो, ये एक दिन में इतना लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गया है। हम कल की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा प्रोटीन, कल प्रोटीन पढ़ेंगे, एक क्लास में फैट पढ़ेंगे, एक क्लास में कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे, ये कोलेस्ट्रॉल इसी चैप्टर का हिस्सा है, दो क्लास में विटामिन पढ़ने में लगेगा। चैप्टर बड़ा है लेकिन बेटा याद रखना क्लासेस बहुत आते हैं। अब आप लोग अपना डाउट पूछो, बहुत सारे बच्चे क्लास के बीच में कमेंट करते हैं, डिस्टर्ब होती है ना ऐसे क्लास। चल हाँ, लेबर क्लास को शुगर ज्यादा लेना चाहिए, बिल्कुल उनके शुगर नुकसानदायक नहीं है बेटा, तो खाएंगे पचा लेंगे, इतना काम करते हैं। मैं वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है बेटा, इससे आज हम टेक्निकल टीम से बात करेंगे। कल की क्लास में मैं कल छुट्टी पे थी, मैं बात नहीं कर पाई हूं। आज मैं बात करती हूं कि मेरी क्लास की वीडियोस डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है, मुझे बताइए। ठीक है, मैं बात करती हूं एक बार, है ना। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको ये चैप्टर, इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप खुद देखिएगा एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं टिकेगा बेटा। हम कमेंट्स पब्लिक नहीं देखते, प्रवीण कह रहे हैं बेटा अब ये क्या यार, तुम्हें क्या मतलब पब्लिक प्राइवेट कमेंट्स से। ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाते हूं, सूरज कह रहे हैं थैंक यू बेटा। हाँ, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम शुगर है, शुगर ज्यादा हो जाएगी खून में, कौन सी, ग्लूकोज। मैंने कहा था सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली आके ग्लूकोज के रूप में बदल जाती है। ज्यादा शुगर ज्यादा ग्लूकोज को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, फिर भी नहीं मान रहे हो, फिर भी बढ़िया जलेबी, है ना, बढ़िया रसगुल्ला गुलाब जामुन खा रहे हो, तो आगे चल के क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। देखो आजकल 5-5 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है, 8 साल का बच्चा डायबिटीज का पेशेंट है। पुराने जमाने में डायबिटीज पता है कब होता था, 40-50 साल की उम्र के बाद। आज 11 साल के बच्चे में डायबिटीज, 5 साल के बच्चे में डायबिटीज, क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, है ना, भर भर के कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल शुगर लिए जा रहे हैं, बर्गर खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लो, गैस हो गई, कोल्ड ड्रिंक पी लो, सुबह सुबह उठा कोल्ड ड्रिंक पी लो, एनर्जी नहीं मिल रही यार, कोल्ड ड्रिंक पी लो, स्कूल से आने के बाद कोल्ड ड्रिंक, स्कूल से जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, क्या होगा, डायबिटीज होगी। तो इसीलिए एक शब्द यूज लेते हैं बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। ठीक है बेटा, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा शुगर ज्यादा ग्लूकोज ज्यादा होता है, कंडीशन होती है, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया इज अनदर नेम ऑफ प्री डायबिटिक फेज। डायबिटीज से पहले आपको आपका बॉडी संकेत देता है भाई साहब कम कर दो, आप प्री डायबिटिक फेज में चल रहे हो, डॉक्टर बोलते हैं प्री डायबिटिक को, प्री डायबिटिक कब डायबिटिक कंडीशन बदल जाएगी पता नहीं लगेगा, तो उसी प्री डायबिटिक को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। ठीक है, और कोई डाउट। हम आइए कभी हमारे बिहार में आएंगे बेटा, बहुत जल्दी बिहार में आएंगे। हम खान सर के साथ भी नहीं जा पाए, खान सर हमसे गुस्सा है, मैंने उनको फोन किया था तो मैं जाऊंगी, उनसे मिल के आऊंगी। चल ठीक है, ओके चल।
कोई ऐसा डाउट है नहीं बेटा ना। डायबिटीज के सिम्टम क्या है? डायबिटीज ना बीमारियों वाले चैप्टर में पढ़ाती हूँ, मैं ये बीमारी वाला चैप्टर नहीं चल रहा है, वहां पढ़ाएंगे आपको डायबिटीज के बारे में।